नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज 8 मार्च नहीं है, 23 मार्च है। जिक्र भगत सिंह का जरूर होगा, लेकिन शुरुआत महिलाओं से। इंपैक्ट मैगजीन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, 50 महिलाओं की सूची जारी की गई है और ये 5 महिलाएं आपके स्क्रीन पर है जो टॉप मोस्ट है। उसमें गीतू वर्मा, मालिनी अग्रवाल, प्रिया नायर, तान्या डुएश और कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर है ताकतवर 5 महिलाओं में एक नाम कलीपुरी का भी है। बहरहाल जिक्र हमने मीडिया से किया है तो आज बात मीडिया को लेकर भी होगी, लेकिन इन सब के बीच सत्ता का मिजाज क्या हो सकता है? बेलगाम, बेखौफ, बेफिक्र क्या हो सकता है? और जो भी जिस मिजाज में भी हो सकता है, इस मिजाज में जो चीजें जहां फिट बैठती चली जाए करते चली जाइएगा, क्योंकि शुरुआत लखनऊ की सड़क पर बेफिक्र योगी से कर रहे हैं और युग टीवी का है। ये टीवी युग है, सरकार सड़क पर है, सरकार सफाई में जुटी है, सरकार निर्देश दे रही है, वहां पे है क्या करना, सरकार बैठकें कर रही है, सरकार रोमियो को खदेड़ रही है, सरकार पैदल ही 5 मंजिल इमारत नाप रही है। सब कुछ कैमरे में कैद और कैमरे के सामने ही थानेदार से लेकर डीजीपी तक को निर्देश। जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत है, वो दिन में कहाँ काम करेंगे, किधर जाएंगे, ये तो वो तय करते हैं। पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? 2 गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। सरकार कुछ जानना चाहती है, सरकार कुछ सुनाना चाहती है, तो हर जगह कैमरे। अगर थाने का औचक निरीक्षण तो कैमरे पहले से पहुंच कैसे जाते हैं? अगर दफ्तर में गंदगी है तो कैमरे के सामने ही मंत्री सफाई करते हुए नजर आ कैसे जाते हैं? बहुत बुरे हाल है, आप देख लीजिए। बिल्कुल पॉलीथीन, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीजें प्रतिबंधित हैं और आप इसका नजर देख सकते हैं। अगर दफ्तर में आजम खान की तस्वीर दीवार पर चस्पा है तो उसे उतरवाने से पहले मंत्री के साथ कैमरे क्यों पहुंच जाते हैं? हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी है? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है? ये तो आपको देखना है। अगर सड़क पर रोमियो गिरी बर्दाश्त नहीं तो कैमरे पर रोमियो को दिखाकर पुलिसिया अंदाज किसे डराता है? अवैध बूचड़खाना हो या अवैध निर्माण, हर जगह अवैध धंधे पर रोक को कैमरे पर दिखाने की जरूरत किसे पड़ रही है? और जो कानून को हाथ में लेकर मीट शॉप को अंधेरे में फूंक दे रहे हैं, वो कैमरे से गायब क्यों है? ना चैनलों का कैमरा उन तक पहुंचा, ना पुलिस उन्हें पकड़ सकी। तो क्या वाकई सरकार खबरों से चलती है क्योंकि यह टीवी युग है? और क्या वाकई योगी काम करते हुए तभी दिखेंगे जब कैमरे चमक रहे होंगे और ऐलान हो रहा होगा थानों का निरीक्षण रुकेगा नहीं? ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा। तो फिर सरकार चलाने से ज्यादा सरकार चल रही है, क्या इसे दिखाने की होड़ है? और जिसका यूएसपी इस दौर में ज्यादा होगा वह टीवी युग में टीवी पर ज्यादा चमकेगा। सारे जिलाधिकारियों को नकल के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग योजना भवन में आज ही देख लीजिए, दिल्ली में पीएम यूपी के सांसदों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे थे। हर चैनल के स्क्रीन पर यही तस्वीर रेंग रही थी और चंद मिनटों बाद हजरतगंज थाने में योगी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ गए तो स्क्रीन से मोदी की तस्वीर गायब हो गई और योगी की तस्वीर चस्पा हो गई। कौन दिखा रहा था, कौन देखना चाह रहा था? तो ऐसे में याद कीजिए, टीवी युग को बाखूबी प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014 के वक्त से लगातार जिया है और उससे पहले केजरीवाल ने अपने 49 दिनों की सरकार को तो टीवी के लिए ही जी लिया। इनसे सीखा सीखी अखिलेश भी सत्ता के आखिरी दिनों में टीवी पे 24 घंटे दिखाई देने के लिए बेचैन रहते थे
और इसके लिए सरकारी खजाने से करोड़ उड़ा भी दिए। और इस लकीर को सबसे पहले तो लालू यादव ने 1990 में खूब जिया। उस वक्त टीवी नहीं था लेकिन मीडिया तो था, तो सरकार पटना की सड़क पर कहीं भी पहुंचकर न्याय कर देते थे और अगले दिन वही खबर होती थी। लेकिन टीवी युग में आम जन के हालात नहीं बदले, न्याय नहीं मिला। हाँ, सरकारें जरूर बदलती चली गई। तो योगी युग के लिए वैधानिक चेतावनी है, वह योगी युग बनाए, ना कि टीवी युग में समा जाए। टीवी युग का मतलब शायद यही हो चला है, सामने आइए, अपनी बात कहिए और खबर बनकर सुर्खियों में बनते हुए लोकप्रिय हो जाइए। और लोकप्रिय सकारात्मक नकारात्मक नहीं होता है। हमने जिक्र बेफिक्री का किया था, अब देखिए बेखौफ। जूता नहीं, सैंडलिश है मेरे पास, उससे मारा ना, उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। तो सुना आपने, यह है शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़, डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। इन्होंने एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पल से पीटा। अगर उसमें गर्मी है, चर्बी है, तो उतारने का काम शिवसेना करेगी। और दूसरा एक है, मैंने मारा है। जी, सत्ता की ठसक इसे ही कहते हैं, जिसमें कानून बनाने वाला ही कानून हाथ में लेने के बाद ऐलान करने से नहीं हिचकता कि जो कर सकते हो कर लो। तो क्या विशेषाधिकार के आदी सांसद कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सांसद नौकरशाही की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी ना फंसे। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने यूपी के सांसदों के साथ गुफ्तगू में कर ही दिया। तो कोई चेताए नहीं तो सत्ता की रईसी बेखौफ बेफिक्र चलती है, क्योंकि उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। जब तक सीएमडी और वो आदमी मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। मैं लोकसभा अध्यक्ष के पास अभी कंप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन विशेषाधिकार का हर अंदाज, मसलन सिर्फ एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बनने पर नेता पेंशन का हकदार हो जाता है, यानी 20,000 रुपए हर महीने की पेंशन तय। AC 2 टायर में एक सहयोगी के साथ जीवन भर मुफ्त रेल यात्रा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जैसी तमाम सुविधाएं अलग से। और कोई पूर्व सांसद अगर पूर्व विधायक भी है तो दोनों पेंशन उसे मिलती है। और अब तो पेंशन की रकम 20,000 से बढ़ाकर 35,000 करने की सिफारिश भी कर। सांसदों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर भी सांसद ही लगाते हैं। और तब हितों के टकराव का सवाल कोई नहीं खड़ा करता, यानी सत्ता है तो आप बेखौफ हैं। एक तरफ शिवसेना सांसद के ये बोल, और दूसरी तरफ अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर खुद ही एक्शन लेना है। और काम करती सरकार सड़क पर कैमरों के बीच काम पसंद कर रही है, क्योंकि सत्ता का हर अंदाज जनता के लिए होता है। जाहिर है बहुतेरे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन मुश्किल ये नहीं कि सारी बातें केंद्रित सत्ता को लेकर कर दी जाए और टीवी युग के इर्द गिर्द ही घूमे। टीवी युग में कहां खबरें रेंग रही हैं कि मरीज कितने परेशान हैं, डॉक्टर हड़ताल पर क्यों हैं, और इस देश के भीतर हेल्थ सर्विसेज का हाल क्या है। पहले हड़ताल और मरीज। स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर काम अपनी कर रही थी, अकेले पूरे वार्ड को की देखभाल कर रही थी, उसको मारा गया है। हर 2 तो सीएम के भरोसे के बावजूद महाराष्ट्र के 4,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। और उनके समर्थन में अब दिल्ली के कई अस्पतालों के डॉक्टर भी आज सांकेतिक प्रदर्शन कर मैदान में उतर आए। और इन सबके बीच मुंबई हाईकोर्ट का आदेश कहता है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जा नहीं सकते। तो डॉक्टरों ने हड़ताल को सामूहिक छुट्टी का मुलम्मा चढ़ा दिया। तो ऐसे में मरीजों की जान सांसत में आ गई। 25 डेज से एडमिट है, तो उनका हिप का सर्जरी होना था, तो अभी तक नहीं हुआ। बार बार ऑपरेशन डेट दे रहे, कैंसिल हो रहा है। सर आप समझ सकते हो बच्चे का दर्द कैसा होता है, पूरी रात सोता नहीं है और जागता है, और उसके जागने की वजह से सबको परेशानी होती है घर में और भी लोगों को। और इसके आँख का दर्द बहुत ज़्यादा है, ऐसा अपने को महसूस होता है हमें कि बच्चे को तकलीफ है। जाहिर है मरीजों की परेशानी कलेजा चीरने वाली है। और बीते 4 दिनों में कई मरीजों की मौत की वजह हड़ताल को माना जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों का अपना तर्क है। उनका कहना है हम डॉक्टरी करें या मरीजों के परिजनों के हाथों पिटते रहें। क्योंकि बीते दिनों का सच तो यही कि 12 मार्च को धुले में डॉक्टरों पर हमला हुआ, 16 मार्च को नासिक में डॉक्टर की पिटाई हुई, 18 मार्च को साइन अस्पताल में डॉक्टरों की पिटाई कर दी गई, तो 21 मार्च को वाडिया अस्पताल में तीमारदारों ने एक डॉक्टर को ही धुन दिया, और 22 तारीख को मुंबई के साइन अस्पताल में एक महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया।
controller, she hit me on my hand and said कि अगर हमको कंट्रोल किया तो तुम लोग को भी मारा जाएगा. And we are not mad here to do extra duty. एक्स्ट्रा ड्यूटी करे 5-6 दिन हो गए. तो सवाल डॉक्टरों की सुरक्षा का तो है और बेबस मरीजों की जान का भी है, लेकिन इन सबसे बड़ा मसला यह है कि सिस्टम है कहाँ, क्योंकि हर घटना के बाद सरकार ने मरीजों को भरोसा दिलाया डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. तो सवाल डॉक्टर के फेल होने या मरीजों के बेहाल होने भर का नहीं है, वाकई सिस्टम के फेल होने का है, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता में कभी हेल्थ सर्विस रही ही नहीं. मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक. लेकिन क्या वाकई इस देश में हेल्थ सर्विस को लेकर किसी भी सरकार की कोई प्राथमिकता रही है? आइए जरा देश का सच देख लें. हमने बोला हमें चेकअप कराने कर, हम एप्लीकेशन लिखने आए हैं, हम वापस जा रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और कोई भी अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, सब भगा रहे हैं. लोग हैं, आम जनता है, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है. हार्ट से प्रॉब्लम है, एडमिट नहीं कर गए. तो देश की स्वास्थ्य सेवा की मोटी मोटी तस्वीर तो यही है, जिसमें मरीज परेशान है और डॉक्टरों को हड़ताल करने में हिचक नहीं, और सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाएं कभी आई ही नहीं. लिहाजा बजट में महज 10,000 करोड़ का इजाफा कर ही सरकार अपनी पीठ ठोकने से नहीं चकती. लेकिन सच वाकई बहुत बुरा है. स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर भारत दुनिया के फिसड्डी देशों में है, जिसकी जेब में पैसा नहीं, मुश्किल वक्त में उसकी जान बचने की कोई गारंटी नहीं, उसकी चिकित्सा सुविधा मिल जाए इसकी भी गारंटी नहीं. और ये तस्वीर इन हालातों को बाखूबी बयां करती है, जब बाप को बेटे का इलाज कराने के लिए कंधे पर लादना पड़ता है या फिर पत्नी की लाश को पति कंधे पर ढोता नजर आता है. ये सारी तस्वीरें हर आंखों में बसी होगी, लेकिन जरा आंकड़ों के जरिए इस देश का सच भी देख लीजिए. देश में प्रति 1,000 लोगों पर एक बेड भी उपलब्ध नहीं है. 0.07%. जी, 90% महिलाओं को प्रसव करने से पहले जांच की सुविधा इस देश में सिर्फ एक बार ही मिल पाती है. 85% लोगों के पास मेडिकल बीमा नहीं है. 61% बच्चों का टीकाकरण हो नहीं पाता. और इन हालातों के बीच हेल्थ सर्विस को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सबसे कम खर्च हेल्थ पर ही होता है और निजी क्षेत्र के लिए हेल्थ सर्विस सबसे ज्यादा कमाई वाला धंधा है. मसलन सरकार का हेल्थ बजट 48,578 करोड़ का है और निजी क्षेत्र की कमाई 6,70,000 करोड़ की है. और अब जब मुंबई दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल मरीजों को परेशान कर रही है, तो देश का एक दूसरा सच भी जान लीजिए. 97% डॉक्टरों के पास मेडिकल योग्यता इस देश में नहीं है, ये WHO की रिपोर्ट कहती है. और एलोपैथिक डॉक्टरों में 1/3 महज 12वीं पास है. यानी डॉक्टर है नहीं और डॉक्टरी मुनाफे वाले धंधे में बदल चुकी है. तो होगा क्या, इसके लिए याद कर लीजिए मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरी पढ़ने वाले 634 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया. और इससे भी संतुष्ट ना हो तो फिर याद कर लीजिए NRHM घोटाला. तो हेल्थ बजट की लूट कैसे मंत्री से लेकर नौकरशाह करते हैं, इसके लिए NRHM घोटाले को याद कर लीजिए. क्या क्या याद कीजिएगा, किन किन पन्नों को खोला जाए, क्योंकि जिक्र जब हम इस बात का कर रहे हैं कि बेफिक्र, बेखौफ, बेलगाम, तो आप कहां किसे किस रूप में फिट कीजिएगा ये आप सोचिए. लेकिन मौजूदा वक्त में हम एक 10:30 बजे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे टुंडे कबाब को लेकर. लेकिन मसला यह है कि बूचड़ खानों को लेकर फिक्रमंद स्थितियों के बीच किसान की फिक्र कोई कर रहा है. इन दोनों स्थितियों के बीच जरा यूपी सरकार को खड़ा कर दीजिए और फिर उसके बाद सवाल कीजिए. गिलौरी कबाब, गलावटी कबाब, टुंडे कबाब, सीख कबाब, कुलचे नहारी, लखनवी बिरयानी, बंद गोश्त, लगन चिकन के नोश. जी, और दूसरी तरफ आलू, टमाटर, गोभी, गन्ना, गेहूं, चावल, बाजरा. यकीनन एक तरफ लखनवी या कहें अवधी जायके के नॉनवेज व्यंजन जो बूचड़ खानों के बंद होने से सन्नाटे में आ चुके हैं, और दूसरी तरफ साग, सब्जी और अनाज की लकीर, जिसका समर्थन मूल्य तो दूर, किसान को उपज की कीमत भी नहीं मिलती. तो सही गलत के चक्कर में बिना फंसे सोचना शुरू कर दीजिए देश चलता कैसे है. क्योंकि एक तरफ अवैध बूचड़ खाने से जायका पसंद तबका सोच रहा है अब क्या होगा, और दूसरी तरफ किसानों को इंतजार है योगी पहली कैबिनेट की बैठक तो बुलाए जहां चुनाव में किए गए वादों का ऐलान हो और कुछ राहत मिले. तो योगी मॉडल में कौन कैसे फिट बैठेगा
और इसी तरह के हालात कैसे किसानी और रोजगार पर असर डालेंगे, आइए इसे भी परख लें। करीब 2 लाख लोग बूचड़खानों से जुड़े हैं, जिनका रोजगार छिन रहा है। करीब 8 करोड़ किसान मजदूरों की सुध लेने वाला किसी सरकार में कोई नहीं रहा। बूचड़खाने बंद हो रहे हैं तो मीट महंगा होगा और जायका पसंद लोगों की जेब तो पहले से ही भरी है। तो क्या असर पड़ेगा? असर अवैध बूचड़खानों में काम करने वाले 45,000 लोगों पर पड़ेगा, जिनकी आय महीने की औसतन 5,000 रुपए है। और दूसरी तरफ यूपी के किसानों की औसतन कमाई 1,178 रुपए महीने की है। यानी बूचड़खानों के बंद होने से सब्जी महंगी हो जाएगी और किसानों को लाभ होने लगेगा। ये सोचना हालात की गंभीरता से मुंह चुराना होगा, क्योंकि यूपी के 67% किसान तो बीपीएल हैं और 41% किसान कर्ज में डूबा हुआ है। और इन सब के बीच बूचड़खानों के हक में खड़े समाज सेवियों का तर्क तो यह भी है कि देश में 70% लोग नॉनवेज हैं। भैंस का मीट गरीब का प्रोटीन होता है। 10% दुकानदारी रह गई है, 90% घट गई है। अब कोई आ ही नहीं रहा है। यानी गरीब फल सब्जी तो यूं ही नहीं खरीद पाता, और गरीब को जितना शारीरिक श्रम करना पड़ता है उसकी एवज में उसे मेहनताना मिलता नहीं। यानी जीने के तरीके ही जब सस्ते खाने से ज्यादा प्रोटीन पाने पर टिक जाएं, और ऐसे में कोई सुधार का मॉडल किसी सरकार के पास ना हो, तो फिर लॉ ऑफ लैंड का ऐलान करने से होगा क्या? होगा यही कि कानून को हाथ में लेकर न्याय करती भीड़ इस तरीके से नजर आएगी जो बूचड़खानों में आग लगा रही है। और किसान योगी कैबिनेट की बैठक का इंतजार बीते 10 दिनों से कर रहा है।